सो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज एंजाइटी। सो आपके सिलेबस में एंजाइटी डिसऑर्डर दिया हुआ है। उसके पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज एंजाइटी। सो एंजाइटी क्या होता है? एक सब्जेक्टिव सेंस ऑफ अनईज है। ऑल राइट। मीन्स कि जब पर्सन को अनईजी लग रहा है, ड्रेड और फॉर बॉन्डिंग कैन इंडिकेट अ प्राइमरी साइकाट्रिक कंडीशन। बेसिकली एंजाइटी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो पेशेंट होता है वो या तो फ्यूचर या तो उस मोमेंट में या फिर पास को लेके बहुत ही एंशियस होता है, अनईजी फील करता है। उसकी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट होती है, स्वेटिंग होती है और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। बट ये एक सब्जेक्टिव टर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज एंजाइटी। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, ठीक है, जिसमें इंसान को डर लग रहा है। एप्रहेंशन अकम्पनीड बाय कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सेंसेशन, मतलब कि उसको सेंस हो रहा है कि समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, समथिंग इज रॉन्ग, और उसके साथ साथ फिजिकल सेंसेशन उसको फील हो रहा है। दैट इज एंजाइटी। एंजाइटी कैन प्रोड्यूस अनकंफर्टेबल एंड पोटेंशियली debilitating psychological and physiological arousal, which is worry or feeling of threat, tachycardia of shortness of breath। जब हम लॉन्ग टर्म में उस फीलिंग को प्रोसेस करते हैं तब क्या होता है, वो जो पर्सन होता है उसको टेकिकार्डिया का भी सिम्टम हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। सो उसके पहले हम समझते हैं स्ट्रेस, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये टर्म हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम स्ट्रेस्ड। सो वो क्या है, उसमें हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी चीज हमारे होम्योस्टेसिस को थ्रेटन कर रही है, जिसकी वजह से वेलबींग नहीं है उस पर्सन का। इट कुड बी एनीथिंग, वर्क रिलेटेड प्रेशर, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, अब्यूज हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सेट्रा। तो स्ट्रेस इज समथिंग जो कि किसी भी मोमेंट पे किसी को भी हो सकता है। वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी। हेल्दी इन द सेंस कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें बोला गया है कि हमें एक प्रेजेंटेशन देना है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो अ पर्सन कुड फील स्ट्रेस्ड, बट वो स्ट्रेस क्या होगी, वो अच्छा रहेगा जिसमें कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स रहेगा हमारा बॉडी का। सो उस मोमेंट के बाद वो स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा जब प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगा और पर्सन बहुत रिलीफ फील होगा। बट अगर वो लॉन्ग टर्म पे परसिस्ट कर रहा है और वो वहीं पर है और उसका कोई रीजन भी नहीं है, बहुत ही अनश्योर है, देन वो एंजाइटी का फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस तो होते हैं बट फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में। सो एंजाइटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो कैटेगराइज होता है: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि एवरीडे फियर और एवरीडे एंजाइटी अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग होता है ड्यू टू एनी सिचुएशन, जैसे कि ग्रीफ का मोमेंट हो गया, किसी का लॉस हो गया, किसी के घर पे डेथ हो गई लव्ड वंस की, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या एग्जाम के प्रेशर की वजह से हो सकता है, असिस्टेंट है, ओके। देन पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, कोई भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट या मोमेंट होता है उस टाइम यू फील वेरी वेरी एंग्शियस। फोबिक डिसऑर्डर मीन्स कि यू आर फोबिक टू समथिंग, ठीक है, पानी से डर लग रहा है या अंधेरे से डर लग रहा है या तो क्राउड से डर लग रहा है, थिंग्स लाइक दैट। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मीन्स कि ट्रॉमा के बाद का जो स्ट्रेस होता है, जिसको शॉर्ट में पीटीएसडी भी कहते हैं, कि एक ऐसा इवेंट अकर हो गया जिसकी वजह से उसका आपके ऊपर बहुत ही गहरा सदमा पड़ा, जिसको सदमा भी कहते हैं ना, जैसे कि किसी का डेथ ही हो गया तो उसका सदमा पड़ता है, तो पर्सन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगता है, कुछ खाता नहीं है, बोलता नहीं है, ठीक है। तो पीटीएसडी हो गया। और एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट जो होता है चीजों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन में फिक्स करने के लिए बहुत एंशियस होता है। जैसे कि उसके पास तीन बुक्स रखे हैं सपोजेटली, तो उस तीन की जगह उसको वो
टो रखेगा, इवन और ऑड वाला प्रॉब्लम हो गया, या फिर क्लीनलीनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, बार बार हाथ धुलना हो गया, थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स आते हैं, बट दीज आर द classification of anxiety disorder, and it is very important topic because nowadays each and everyone is facing one way or the other stress or anxiety in their life. So it could be acute, it could be chronic, हो सकता है कि वो मोमेंटल हो कि उस मोमेंट पे ले रहे हैं, या फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो दैट नीड्स काउंसलिंग, दैट नीड्स एडवाइजिंग। ठीक है, तो पेशेंट आता है उस चीज के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू डिजीज भी पेशेंट जो है वो एक एंजाइटी जोन में चला जाता है। किसी को अगर कैंसर है या फिर कोई भी ऐसी इलनेस है तो उसके वजह से भी होता है। बेसिकली जब यूजुअली क्या होता है कि जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारी जो फाइट और फ्लाइट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ये होता है। उसके साथ साथ न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स जो होता है उस मोमेंट को लेके वो जनरेट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, ये चीज होती है। उसमें हो सकता है कि इंक्रीज न्यूरल एक्साइटेबिलिटी हो, या फिर इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी भी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट उसके वो हो सकते हैं, रिस्पॉन्स हो सकते हैं, बट ये होता है। बेसिकली जो इसका लास्टिंग टाइम होता है, जैसे कि हम सडन की बात करें तो वो कुछ सेकेंड्स ही लास्ट करता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, जिसमें एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनका रिएक्शन होता है। ठीक है, सो ये एक जनरल टर्म हो गया। फिर सिम्टम्स, सिम्टम्स में एंजाइटी के आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ नॉइज, ड्राई माउथ, difficulty in swallowing, palpitations, restlessness, tremor, gastrointestinal discomfort, headache, insomnia, constriction in chest, and poor concentration। तो ये चीज तो मुझे लगता है हम सभी जानते हैं, भले ही सारे ना जानते हो बट कुछ कुछ जानते हैं कि अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी है, एंशियस होता है, तो उसको एक चीज तो है जो कि वो फील होती है, और वो होता है हेडेक। दूसरा नींद ना आना। जो पर्सन बहुत ओवरथिंक करता है, हमेशा घबराया हुआ रहता है, वो हमेशा आपके पास ये सिम्टम लेकर आएगा कि डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बहुत घबराहट होती है, या फिर मुझको सर दर्द करता है। दूसरी चीज, गट और ब्रेन का हमारा रिलेशन होता है, तो ऑब्वियसली जब वहां पे चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से हमारे गट का फंक्शन भी हैम्पर होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे तो स्किन इश्यूज भी होंगे, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत बार हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, एक्ने भी हो सकती है, हेयर फॉल भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। फिर इसके ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे कि हम इस चीज को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसके लिए तो वो नेचुरोपैथी है, अलोंग विथ योगा। दैट्स द बेस्ट थिंग, जो कि नॉन इन्वेजिव है, नेचुरल है, एंड बहुत इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो। हाँ, दिस इज गोइंग टू टेक अ वाइल ट्रीटमेंट में, बट पेशेंट इज श्योरली गोइंग टू गेट ट्रीटेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे वी आर गोइंग टू काउंसिल दैट पेशेंट। ओके, हम लोगों को उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि किस टाइप का है। जैसे कि मैंने बताया, वो ओसीडी हो सकता है, पीटीएसडी हो सकता है, या फिर जनरलाइज्ड हो सकता है। तो हमें जानना है कि रूट कॉज क्या है, पेशेंट क्या रूट कॉज लेकर आया है, कि उसको है क्यों, और उसका ऑनसेट कब हुआ, और उसकी वजह से उसको क्या क्या लाइन ऑफ सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। उसके साथ सर्टन जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी करा सकते हैं। तो ये चीजें तो हमें पूछनी ही है। क्या ऐसा है कि पेशेंट के स्ट्रेस की वजह से उसको इमोशनल ईटिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ओबीज हो गया है, वेट गेन कर लिया उसने? क्या उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में लेने की वजह से उसको डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया? इट कुड रिजल्ट इन एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू एंजाइटी, सो हमें ये चीजें जाननी पड़ेंगी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या फिर इरिटेटिव
बॉवल सिंड्रोम तो नहीं उस पेशेंट को, उसके साथ हमको मतलब कि हमें वो भी ट्रीट करना, और उसके साथ हमें जो उसकी कोमोबिडिटीज हैं स्ट्रेस की, उसको भी हमें ट्रीट करना है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमारा आएगा काउंसलिंग। उसको एक बहुत अच्छा काउंसलिंग देना, उसमें उसको बताना कि ये करने से उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, और हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ एंड लेट गो थिंग्स। सो ये चीजें हमें बतानी है एज अ नेचुरोपैथ। उसके बाद हम फिर डाइट, तो डाइट थेरेपी में क्या है कि हमें देखना है कि उसके साथ कोमॉर्बिडिटी क्या है, मींस कि डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, या फिर हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर उसको आईबीएस तो नहीं है, या थायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है केवल उसको एंजाइटी की इशू हो, या फिर हो सकता है उसके साथ ये भी हो। तो उस हिसाब से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है। तो डाइट और स्ट्रेस का जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग सजेस्ट कर सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग करता है। तो उस हम उस पेशेंट को लर्निंग और मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए जो भी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को एंगेज रखे, वो एक्टिविटीज करे जिससे उसको अच्छा लगता है, जिससे कि उसके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे। इट कुड बी एनीथिंग कि फैमिली मेंबर्स के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर वो रीडिंग कर रहा है, या फिर कोई फेवरेट हॉबी है, साइकिलिंग हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, प्लांटेशन करना हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो गया, वो उसको इंटरेस्ट है। सो इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, हम वो पेशेंट को बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग के कारण और क्या होता है ना, जो हमारा न्यूरोनल नेटवर्क होता है ना, एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होता है, वो हमारा इम्प्रोवाइज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉग्निशन फंक्शनिंग होती है वो बेटर होती है। उससे क्या होगा ना कि हमारा जो ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, उसका प्रोडक्शन। ठीक है। तो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी जो है वो हमारी बढ़ेगी, उसके साथ क्या होगा, टॉलरेंस हमारा बढ़ेगा। मैं इसको इजी वे में समझाना चाहती हूँ। सपोज करो कि कोई पर्सन है वो फास्ट कर रहा है। ठीक है। एक होता है पर्सन जो कि बोलता है कि आई कैन नॉट डू फास्टिंग, मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता हूँ। तो वैसे पेशेंट क्या होता है, उनमें टॉलरेंस उतना अच्छा नहीं होता। बट एक पेशेंट जो बहुत ही रिजिड है, जिसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, तो वो क्या होता है कि बहुत ही इजी टू अप्रोच होता है। सो ऐसे पेशेंट क्या होंगे कि चीजों को टॉलरेट करना जानते हैं, तो वो सिचुएशन को भी बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं। सो फास्टिंग क्या है, फास्टिंग भी तो आपको एक तरीके से एब्सटिनेंस कराना है ना, सर्टेन फूड ग्रुप से, सर्टेन थिंग से, क्योंकि उसमें आप एब्सटिनेंस कर रहे हो अनहेल्दी डाइट से। हो सकता है कि वाटर फास्टिंग ही हो या जूस फास्टिंग हो, उससे उसका ब्रेन फंक्शन तो इम्प्रोवाइज हो रहा है, उसके साथ साथ उस पेशेंट को एक इम्प्रूव टॉलरेंस का भी वो मिल रहा है। ठीक है, सहने की शक्ति मिल रही है, प्लस उसका जो न्यूरोटॉपिक फैक्टर है ब्रेन का वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऑल इन ऑल ये क्या कर रहा है कि होलिस्टिक वे में, कंबाइंड फॉर्म में वर्क कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो वो क्रॉनिक स्ट्रेस है पेशेंट को, वो धीरे 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 रिड्यूस होगा। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि जब क्रॉनिक होता है एंजाइटी, तो उसमें हमारे ईटिंग पैटर्न बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को नींद नहीं आती है, हेडेक होता है, और भी चीजें होती हैं। तो हो सकता है वो रात में जग रहा है तो लेट नाइट मंचिंग कर रहा है, चिप्स खा लिया या कुछ भी सॉल्टी खा लिया। ठीक है। उसके साथ सुबह लेट उठ रहा है, उसकी जो मोमेंट्स है, डेली रूटीन है, वो भी हैम्पर हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक क्रॉनिक डिजीज की तरफ पेशेंट बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो प्रमोशन ऑफ गुड एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए वो चीज नेग्लिजेंस में जा रही है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सेलुलर चेंजेस हो रहा है, उसके साथ साथ न्यूरो एंडोक्राइन चेंजेस हो रहा है, जिसमें हमारा कॉर्टिसोल जो लेवल है, जो कि ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस में रिलीज होता है, वो बढ़ रहा है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी चेंज हो रहा है। साथ ही साथ हमारा सेलुलर डिसफंक्शनिंग भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक एक्सप्रेशन का जो चेंजेस होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, ऑर्गन एंड सिस्टम फेलुअर होता है। कैसे होता है, जब ये लॉन्ग टर्म में चलेगा, और अगर एक अनहेल्दी लाइफ को पर्सन जो है वो
बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेगा ना, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस या न्यूरो डिजेनरेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइनिटी आएगी उस पेशेंट को, ठीक है, ड्यू टू अब्यूज, ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग, ड्यू टू पुअर कोपिंग स्टेटस, क्योंकि ऐसे पेशेंट कोप नहीं कर सकते हैं, उनकी कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन होती है, और उसका क्या होगा, एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन होगा ब्लड और लिम्फ का। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपोजर है वो स्ट्रेस से है, जिसकी वजह से इनएक्टिविटी हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये मल्टीपल चेंजेस हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे वाइटैलिटी को रिड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ फिजिकल एंड सेलुलर चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि अगर जो पर्सन है वो एक न्यूट्रिशनली डेंस डाइट ले, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रोवाइज होगा, जैसे कि शुगरी और फैटी फूड ना ले, होल ग्रेन वेजिटेबल्स फ्रूट्स का कंजम्पशन करे। उससे क्या होता है कि सेरोटोनिन लेवल जो होता है हमारा बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारा जो कोपिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ता है। फ्लाक्सीड जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है ओमेगा 3 का, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया। साथ ही साथ ये ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रोवाइज करता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है। सो ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। साथ में ट्रिप्टोफैन का कंजप्शन करे, उससे अच्छी नींद आती है, वो चावल में होता है और दही में होता है, ठीक है, और होल ग्रेन में होता है। सो अगर वो ले रहा है, उसके साथ मैग्नीशियम ले रहा है, मैग्नीशियम स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम हमारा जो है वो सीड्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, डार्क चॉकलेट में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं ना, स्लीप पैटर्न को अच्छा करते हैं। बनाना जो होता है उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होता है। तो ये सारा फूड ग्रुप है जो हम पेशेंट को बोल सकते हैं। उसके साथ सैफरॉन, केसर जिसे कहते हैं, उसमें भी एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है। स्पेयरमिंट टी जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी के लिए, उसके लिए। तो हम ऐसा डाइट चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम ऐसे फूड ग्रुप को इंक्लूड करें जो कि स्ट्रेस को कॉम्बैट करने का काम करे, पेशेंट के नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का काम करे। ठीक है। तो ये चीजें हम दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे डोपामिन रिलीज होगा, और नॉरएपिनेफ्रिन का भी क्या करेगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी क्यों इम्पोर्टेंट है, बेसिकली वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है, जब ये हम कंबाइंड फॉर्म में अदर फूड ग्रुप्स के साथ देते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, रिकवरी फास्टर करता है, बिकॉज इमोशनल ईटिंग एंड फिजिकल स्ट्रेस इज गोइंग टू कॉज डिजीज। ठीक है। एंड वीकन द एड्रीनल ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिसोल लेवल हमारा बढ़ेगा, और साथ में कैटेकोलामीन लेवल्स भी बढ़ेंगे, और एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शंस भी। और इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि लग्यूम्स, होल ग्रेन सीरियल्स, एस्पैरागस, ब्रोकली, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इसको मेलो डाउन करने में काम करता है। तो ये कुछ डाइट एंड फास्टिंग थेरेपी हो गई। फास्टिंग थेरेपी में मैंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करा सकते हैं टॉलरेंस के लिए, और बेटर ब्रेन फंक्शनिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए। साथ ही साथ हम एक फूड ग्रुप देंगे जो कि रिच इन होगा विटामिन एंड मिनरल्स, जस्ट लाइक ओमेगा 3, ट्रिप्टोफैन एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। सो ये ऑल इन ऑल पेशेंट को अच्छा फील कराएगा। इतना क्लियर हुआ जो मैंने डाइट बताया अभी, ये सारी चीजें? यस मैम। ओके, गुड। सो अब अ, ये जानते हैं कि अगर एक मॉडर्न डॉक्टर है तो उसका टेक कैसे होगा इसमें, स्ट्रेस में और एंजाइटी में। ठीक है। सो अगर वो पेशेंट साइकाइट्रिस्ट के पास या एक मॉडर्न डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है। तो ये हमें पूछना है कि क्या आप एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर बेंजोडाइजेपिन्स ले रहे थे क्या। ये क्या होते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, दीज आर SSRIs, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि क्या करते हैं, सेरोटोनिन लेवल ऑफ ब्रेन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो यूजुअली पेशेंट को जब नींद नहीं आती है और घबराहट होती है तो ऐसी दवाइयां उनको दी जाती हैं। सो ये चीजें हम नेचुरली कैसे ला सकते हैं, थ्रू नेचुरोपैथी। ये मैं आगे के ट्रीटमेंट में बताती हूँ। सो
पहले ये जानना जरूरी था कि मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर पेशेंट ये दवाइयां ले रहा है तो उसका क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा। ओके। फिर हाइड्रोथेरेपी आता है। एंड हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छा कामिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो कि पेशेंट को काम फील कराता है। ठीक है। वाटर इमोशन हो गया 20 मिनट्स के लिए, एंटी स्ट्रेस होता है। इवन हम जब बहुत थके वो होते हैं दिन भर के काम के बाद, तो लोग बोलते हैं ना, क्विक कोल्ड या हार्ट शॉवर ले लो तो उससे बहुत ही रिलैक्स फील होगा। सो सेम वे जब हम एक लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे वाटर इमर्शन, वार्म वाटर हो सकता है वो, या कोल्ड वाटर हो सकता है, तो उसके थेरापेटिक बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है सर्कुलेशन को टू द डीपर टिश्यूज, जिसके साथ साथ क्या करता है, वो वेलबींग और हीलिंग को फैसिलिटेट करता है। ब्रेन फंक्शन को हमारे इम्प्रूव करता है, कॉग्निशन और मेमोरी को हमारे, उसके साथ साथ क्या करता है, एड करता है स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में। रीनल एफिशिएंसी को भी प्रमोट करता है, डायलिसिस को, और हेल्प करता है रिड्यूस करने में एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर। मतलब अगर कि पेशेंट उन स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण अगर सफर कर रहा है फ्रॉम हाइपरटेंशन और अदर क्रॉनिक डिजीज, तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने की वजह से क्या होगा, इन इन चीजों का प्रमोशन होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटागोनाइजिंग इफेक्ट आते हैं। ठीक है। साथ में अंडर वाटर मसाज बहुत अच्छा होता है, इमर्शन बात हो गया, जकूजी बात हो गया। ठीक है। जकूजी बात काफी काफी रिलैक्सिंग फील कराता है पेशेंट्स को, सो वो हम दे सकते हैं। इमर्शन बात में क्या करेंगे, मसाज का प्रेशर दे सकते हैं हैंड डूज से, जिसमें हम अब्डोमेन को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। मतलब कि वो हम हैंड डूश के थ्रू भी दे सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, डूश क्या होता है, एक स्प्रे टाइप का होता है जो आप पर्टिकुलर टारगेट एरिया पे स्प्रे करते हो। उसकी जगह अगर हम डूश नहीं है, हमारे पास एक नॉर्मल टब है जिसमें हम लाई डाउन कर सकते हैं, तो उसमें हम डूश की जगह हैंड से प्रेशर देंगे। कैसे देंगे, हम नेवल के एरिया वाला जो हिस्सा है उस पे हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रब करेंगे, मसाज करेंगे। वो हम खुद से भी कर सकते हैं, दैट्स इजी। सो अगर नहीं है तो उसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव हम ले सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेंगे हम, स्पाइन का एरिया हो गया, नेक का एरिया होगा, आर्म का एरिया हो गया, उसके भी 3-3 मिनट का डूचिंग करेंगे। देन स्कैपुलर रीजन जो हमारा हो गया, मतलब हमारा बैक वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है। उसके साथ नेक और लेग्स और स्पाइनल रीजन जो है, वो सारी चीजें। आप लोग की एनाटॉमी तो क्लियर है ना, यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ एनाटॉमी ना, सबको पता है ना स्कैपुला क्या होता है। यस मैम। ठीक है। तो उन सारे रीजन्स पे क्या करेंगे, हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर वार्म फुट बाथ। देखो अगर कुछ भी नहीं है, मतलब आपने नया सेटअप डाला है, या फिर मान लो सेटअप में वो चीजें हैं ही नहीं, बस आप अभी क्लिनिकली प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हो डाइट के साथ साथ, तो आप पेशेंट को बोल दो कुछ भी नहीं, बस बोल दो हॉट फुट बाथ ले लो। ठीक है। विथ कोल्ड कॉम्प्रेस ऑन हेड, वो बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसको बोल दो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट उसमें ऐड कर दो और 20 मिनट के लिए हॉट फुट बाथ ले ले। वो क्या करता है ना, नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इंस्टेंट उसको कम कर देता है। हेडेक अगर है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, बुखार में भी अच्छा काम करता है, मतलब ये इतना मल्टीपर्पज होता है। सो हम उसको हॉट फुट बाथ ही दे सकते हैं। एंड ये वर्क करता है, मतलब आप किसी को ये एडवाइस करके देखना, इट एक्चुअली वर्क्स। आप अगर किसी को हेडेक बहुत हो रहा है, हम उसको बोल दो ना, फीवर में भी हॉट फुड। बहुत अच्छा काम करता है फीवर में हॉट फुट बाथ। पेशेंट को क्या करो ना कि रैप कर दो ब्लैंकेट से। ठीक है। उसके साथ साथ उसके पैर को बोल दो वो गर्म पानी में रख ले, टब में या फिर बकेट में। उसके बाद जी। उसको 20 मिनट तक छोड़ दो, अच्छी खासी स्वेटिंग हो जाएगी, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उसका नॉर्मल हो जाएगा। और बीपी ठीक है। हाई में कह रहे हैं आप? बीपी हाई में क्योंकि जो हमारा पेरिफेरल कंजेशन होता है वो डीकंजेस्ट करने का काम करता है ना, काफ मसल जो होता है वो हमारा सेकंड हार्ट होता है। तो जब हाइपरटेंशन होता है तो आपका क्या हो रहा है, बताओ, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मतलब कि प्रेशर ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द आर्टरी, तो वो डीकंजेशन का काम कर रहा है। तो हॉट फुट क्या कर रहा है, हम्म। वेसल्स को हमारे, ये बताया था ना मैंने, चलो कोई बात नहीं।
वेसल्स हमारे क्या हो रहे हैं, वैसे डायलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा प्रॉपर हो रहा है, तो हॉट फुट बाथ उसमें भी काम करता है। और साथ ही साथ वो सर से सीधा वो क्या जाता है, ब्रेन पे जाता है। सो ब्रेन पे जाता है, तो अगर हेडेक है तो हेडेक आराम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मतलब मल्टीपर्पस है हॉट फुट बाथ, अगर एक तरीके से देखे तो फटाफट काम करता है। दूसरी चीज, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको हम हॉट फुट बाथ के साथ कोल्ड चेस्ट कॉम्प्रेस दे सकते हैं ड्यूरिंग समर्स। डू रिमेम्बर, ड्यूरिंग समर्स, नॉट इन विंटर्स। विंटर्स में कोल्ड चेस्ट पैक इज नॉट एडवाइजेबल। तो आप क्या करेंगे कि जो लपेट जो होता है, या फिर बेडशीट जिसको कहते हैं, वो चेस्ट एरिया पे बांध दे रहे हो, और पैर जो है वो आपके फुटपाथ है, ठीक है, हॉट फुटपाथ दे रहे हो। तो उसके साथ भी क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। मैम उसी टाइम सर पे ठंडा कपड़ा भी देना है ना? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हम्म। और अगर सपोज करो कोई पेशेंट है ना, तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। क्यों वीक हो गई है? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, वो स्ट्रेस ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, सारे जितने भी सिस्टम पे उस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी कैच कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हॉट फुट बाथ के साथ हम उसको कोल्ड चेस्ट पैक की जगह हम उसको वार्म चेस्ट पैक देंगे। तो क्या होगा, जो भी म्यूकस इकट्ठा हो गया है, वो डीकंजेशन का काम करेगा। उसके साथ हम उसे फेशियल स्टीम दे देंगे विद नसम। ठीक है, इतना समझ गए? सो जब आप इसके बारे में डीपली पढ़ते हो ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है नेचुरोपैथी। बस ये ध्यान रखना है कि कब क्या देना है, किस वेदर के हिसाब से और किस कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से। ये नहीं कि बुक में लिखा है तो चलो वही कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वार्म फुट बात हो गया। उसके बाद हम हॉट एंड कोल्ड बेडशीट पैक भी दे सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बेडशीट पैक एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। हम हॉट एंड कोल्ड नहीं दे रहे तो हम उसकी जगह कोल्ड बेडशीट पैक दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है जब हम abdomen और थ्रोट और हमारा हेड एरिया, अगर हम ठंडे पानी से उसको बेडशीट को उसमें सोक करके फिर लपेट लेते हैं, तो हमारे बॉडी में दो टाइप के टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। एक होता है ठंडा, दूसरा होता है गर्म। तो जब दो टाइप के टेम्परेचर मेंटेन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, खून का प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। वो जब बढ़ जाता है, तो जो डिकंजेशन होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन का हो, वो धीरे धीरे ना ठीक होने लगता है। अब सपोज करो मैंने बोला है abdomen और थ्रोट और हेड, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव के इशू हो गए, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई, हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म है, हेडेक है, वो ऑल इन ऑल सारी चीज को कंबाइन करके वर्क कर रहा है। तो हम वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ क्या मैम ये करता है। जो हम्म। हॉट एंड कोल्ड जो पट्टी बांधते हैं ये सियाटिका में भी काम करेगी? साइटिका में भी बिल्कुल काम करेगी, लेकिन साइटिका में इसके साथ साथ और भी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, जो मैंने बताया था ना आपको क्लास में, जब हम आर्थराइटिस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो कि पेन को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए जो जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ साथ, बट नो डाउट ये बहुत अच्छा काम करेगी साइटिका में। लेकिन उसके साथ आपको पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग एडवाइस करना पड़ेगा, बिकॉज वही सबसे पावरफुल और बहुत ही अच्छा डिटॉक्स होता है, जो कि किसी भी टाइप की माल फंक्शनिंग बॉडी में होती है, उसको वो रिपेयर करके प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, सिस्टम का बैक टू होम्योस्टेसिस लाता है। तो आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लोगे, तब ये अच्छा काम फास्टिंग। करेगा। हाँ जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अलोंग विथ वेजिटेबल जूस फास्टिंग, पहले पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग देते हैं। जब पेशेंट जो है वो चीज को लेने में हैबिचुअल हो जाता है, तब हम उसे रेकमेंड करते हैं जूस फास्टिंग, वेजिटेबल जूस। ठीक है, उसके